हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हिमानी और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूं जो ईएसआईसी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम में आ चुके हैं। तो आज मैं आपके साथ 50 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी इस वीडियो में, और मैं उनकी एक्सप्लेनेशन भी साथ ही साथ देती जाऊंगी ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए और आपको दूसरी किसी वीडियो या फिर और कहीं बुक्स में देखने की जरूरत ना पड़े। तो उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको रेगुलरली मिलती रहे। और ये जो सारे टॉपिक्स मैं ले रही हूँ वो सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो बने रहिए मेरी वीडियो में अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। Question number 1. The type of hypersensitivity reaction due to IgE mediated histamine release is called. सबसे पहले मैं ये बता दूं कि चार तरह के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं, और जो IgE मीडिएटेड होता है वो टाइप 1 होता है। टाइप 2 होता है IgG और IgM रिलेटेड, और जो टाइप 3 होता है वो भी IgG और IgM मीडिएटेड ही होता है। लेकिन जो फोर्थ वाला होता है वो टी सेल मीडिएटेड होता है। तो इन सब में यही डिफरेंस है कि अगर IgE मीडिएटेड हिस्टामिन रिलीज रिएक्शन है तो वो डेफिनेटली टाइप 1 रिएक्शन है, तो आंसर टाइप 1 होगा। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा इमेज दिखा दिया आपको जिसमें क्लियर हो गया है कि जो मास्ट सेल होते हैं हमारे, जो कि प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर ए हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, उसमें क्या होता है, जो एलर्जन होते हैं वो बाइंड करते हैं IgE स्पेसिफिक एंटीजन से। और यहाँ पे जो है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, और जो एंटीजन होता है हमारा उसका डीग्रेनुलेशन हो जाता है। तो यहाँ पे जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो किस टाइप का हो सकता है, एक एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन हो सकता है, या सीजनल फीवर या हे फीवर जैसा रिएक्शन हो सकता है, या फिर कुछ फूड एलर्जीज हैं उनसे भी IgE मीडिएटेड रिएक्शंस होते हैं, या सम काइंड ऑफ ड्रग एलर्जीज उनसे भी IgE मीडिएटेड हिस्टामिन रिलीज रिएक्शंस होते हैं। लेकिन जो टाइप 2 रिएक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब एग्जांपल्स क्या हैं उनके। वो जैसे अगर हम गलत ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देते हैं पेशेंट को, तो उनसे टाइप 2 यानी IgG या IgM रिलेटेड रिएक्शंस हो जाते हैं। और जो टाइप 3 रिएक्शंस है, टाइप 3 रिएक्शंस में आएगा हमारा पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, या सिस्टमैटिक ल्यूपस अरिथ्मेटस होता है। ये सारे IgG IgM रिलेटेड टाइप 3 रिएक्शंस हैं। और ये बेसिकली जो रिएक्शंस हैं इनमें ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स हो जाता है बॉडी में। अब टाइप 4 रिएक्शन जो है वो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस या मल्टीपल स्क्लेरोसिस टाइप के रिएक्शंस होते हैं। ये काफी मतलब हायर एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शंस हो जाते हैं, और इसमें जो बॉडी है वो अपने ही ऑर्गन्स को रिजेक्ट करना शुरू कर देता है। कई बार उसको भी हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ही बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात की गई है वो सिर्फ IgE मीडिएटेड हिस्टामिन रिलीज की बात की गई है, तो ये टाइप 1 में आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2. इन ए नॉर्मल एवरेज इन्फेंट द परसेंटेज इंक्रीज इन बॉडी लेंथ एट द एज ऑफ 1 ईयर देन एट द बर्थ इज कितना परसेंट इंक्रीज होगा। एक साल के बाद जो बेबी वेट है वो कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो ये 50% इंक्रीज होता है आफ्टर 1 ईयर। सॉरी, बेबी लेंथ की बात हो रही है इधर। तो 50% इंक्रीज होती है बेबी लेंथ आफ्टर 1 ईयर। क्वेश्चन नंबर 3. मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिजीज होती है उसको कैसे कैरेक्टराइज करते हैं। ये भी एक ऑटो इम्यून टाइप की डिजीज है। इसमें जो हमारी बॉडी होती है वो अगेंस्ट हो जाती है, जो हमारी नर्व फाइबर की कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, उसको स्क्लेरा बोलते हैं, उसके अगेंस्ट बॉडी जो है रिएक्ट करना शुरू करती है। तो ये हमारे, मैंने यहाँ पे जो इमेज ली है उसमें दिखाया हुआ है मैंने, जो हमारी माइलिन शीथ जो होती है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। तो इसमें स्क्लेरोसिस में क्या होता है, माइलिन शीथ का डैमेज शुरू हो जाता है, और दिस इज अ काइंड ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज।
तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ये कैरेक्टराइज कैसे की जा सकती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इम्पेयर्ड सेरेब्रल सर्कुलेशन, deficiency of neurotransmitter dopamine, then deterioration of spinal column and progressive demyelination in the CNS। तो लास्ट ऑप्शन ऑप्शन डी इज करेक्ट, जैसा मैंने पहले ही बताया है। ये प्रोग्रेस डीमाइलिनेशन हो जाता है जब सीएनएस का यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स का, तो उससे ये क्या होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। दिस इज अ सिम्टम ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। नाउ नेक्स्ट, न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स आर ऑल्सो नोन एज, न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लोरप्रोमेजिन। क्लोरप्रोमेजिन एक एंटी साइकोटिक ड्रग है जिसको न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स बोला जाता है। और ये दो जनरेशन के होते हैं, टाइप 1 जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन, दो टाइप के होते हैं। तो ये जो क्लोरप्रोमेजिन है इज वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग शिजोफ्रेनिया। तो इसको हम एंटीसाइकोटिक ड्रग भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, the advantage of using a three-part diagnostic statement such as problem, etiology, sign and symptoms, जिसको PESPES बोलते हैं, format is, इस format को क्या बोला जाता है? First is it improves communication between physician and nurse. Second, it helps the nurse in delegation. Then it standardizes the organization of client data. या फोर्थ है इट डिक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है इट स्टैंडर्डाइजेस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लाइंट डेटा। यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम होती है, एक डिजीज होती है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम उसके डायग्नोस्टिक जो डायग्नोसिस करने के लिए। तो उसको बोलते हैं 3 पार्ट्स डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट या फिर PES। तो ये स्टैंडर्डाइज कर देती है एक क्लाइंट के डेटा को या एक पेशेंट के डेटा को टू स्टडी एंड टू ट्रीट इन अ बेटर वे। तो आंसर सी इज करेक्ट है, इट स्टैंडर्डाइज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लाइंट डेटा। क्वेश्चन नंबर 6, in the diagnostic statement excess fluid volume related to decreased venous return as manifested by lower extremity edema or swelling, the etiology of the problem is। सबसे पहले तो ये जो डायग्नोसिस एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू डिक्रीज्ड वीनस रिटर्न, ये किन किन डिजीज के पेशेंट में देखने को मिलता है? जब स्वेलिंग हो जाती है बॉडी में, या तो अपर एक्सट्रीमिटी स्वेलिंग या तो लोअर एक्सट्रीमिटी। यहाँ पे लोअर एक्सट्रीमिटीज को दिखाया गया है। तो जब लोअर एक्सट्रीमिटी में स्वेलिंग होती है तो यूजुअली रीनल फेलियर के पेशेंट्स को होती है, जो CRF के पेशेंट होते हैं। और अपर एक्सट्रीमिटी स्वेलिंग एंड फेशियल स्वेलिंग इज मोस्ट रिलेटेड टू कंजस्टिव कार्डिक फेलियर। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो इडियोपैथिक, मतलब नॉन कारण नहीं है उसका। बी इज इडीमा स्वेलिंग, या सी इज एक्सेस वॉल्यूम फ्लूइड वॉल्यूम, ज्यादा फ्लूइड वॉल्यूम से स्वेलिंग होना, या फिर डी डिक्रीज वीनस रिटर्न, जब वीनस रिटर्न हमारा डिक्रीज हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम होती है जिससे वीनस रिटर्न प्रॉपरली नहीं हो पाता है, उसमें एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम जमा हो जाता है हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, डिक्रीज्ड वीनस रिटर्न। तभी जो इंटरस्टिशियल जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं हमारी बॉडी में, सेल्स के बीच में जो जगहें होती हैं उन पे फ्लूइड एकोमुलेट होना शुरू हो जाता है, एंड उससे क्या होता है हमारी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है। एंड दिस लोअर एक्सट्रीमिटी जो स्वेलिंग है वो यूजुअली CRF के पेशेंट्स को होती है। Now, introduction of solid fluids along with breast milk is called first scheduled feeding, second complementary feeding, third conditional feeding and fourth is demand feeding। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, जब बेबी को वीनिंग किया जाता है आफ्टर 6 मंथ्स, जब ब्रेस्ट मिल्क से नॉर्मल फूड हैबिट्स उसको शुरू की जाती हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वीनिंग। और वहां पे जो है ना कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग एक जो टर्म है वो आती है, जहाँ पे ब्रेस्ट मिल्क के साथ बेबी को कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स भी दिए जाते हैं ताकि वो ब्रेस्ट मिल्क को कम करे और धीरे धीरे वो नॉर्मल फूड हैबिट्स अडॉप्ट करे।
तो दिस इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग. Question number 8. Voluntary rejection of unacceptable thoughts or feelings from conscious awareness is called. ये सारे साइकेट्री में टर्म्स आती हैं, सप्रेशन, सब्स्टिट्यूशन, सब्लिमेशन या सिंबलाइजेशन. तो सबसे पहले जो सप्रेशन है उसको मैं बताना चाहूंगी. ये एक एक्ट होता है, ये क्वेश्चन का आंसर भी है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 का. तो ये एक एक्ट होता है कि हम अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और फीलिंग्स, जो हमें पसंद नहीं है फीलिंग्स, और जो है सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल है, उन फीलिंग्स को कॉन्शियस अवेयरनेस को से हम सप्रेस कर देते हैं, हम बार बार उनको आने नहीं देते हैं. तो दिस इज कॉल्ड सप्रेशन. सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि हम एक आइडिया जो हमें पसंद नहीं है या जो विच इज अनएक्सेप्टेबल टू अदर्स ऑल्सो, हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दूसरे आइडिया या दूसरी थॉट से. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा ऑफिस में दिन अच्छा नहीं गया है, तो हम उसको उसको भूलने के लिए, उसकी फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए हम ओवर ईटिंग करते हैं, या हम बाहर जाते हैं घूमने फिरने के लिए, ताकि वो हमारी फीलिंग जो है सब्स्टिट्यूट हो जाए. थर्ड इज सब्लिमेशन. सब्लिमेशन में क्या होता है, अगर हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है, हमारे पास कुछ ऐसी थॉट्स हैं विच आर नॉट विच आर अनवांटेड और अनएक्सेप्टेबल, तो हम उनको किसी और चीज में चैनलाइज कर देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, किसी का गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है, किसी लड़के का, तो वो अपना जो वो अनवांटेड एक्सेप्ट थॉट्स हैं, उनको चैनलाइज करता है पढ़ाई को इम्प्रूव करने में, या अपना एक ऐसा एम बनाता है जिसको वो अचीव करने के लिए सारी एनर्जी उसमें लगा देता है. तो दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन. नेक्स्ट इज सिंबलाइजेशन. तो एक डिक्शनरी मीनिंग जैसे ही है. जैसे अगर कुछ हमें सिंबलाइज करना है, जैसे एक फ्लेम हमें सिंबलाइज करती है एटर्निटी और फॉरएवर लाइफ के लिए, तो ऐसे टाइप की चीजों को बोलते हैं सिंबलाइजेशन. और ये साइकेट्री में भी वर्ड्स काफी यूज होते हैं. ये सारी चीजें जो बताई गई हैं इधर, वो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं. तो क्वेश्चन नंबर 8 इज फॉर डिफेंस मैकेनिज्म. तो इसका जो आंसर है वो सप्रेशन है. क्वेश्चन नंबर 9. द प्रोफेशनल वैल्यू ऑफ नर्सिंग दैट डिस्क्राइब्स द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन इज कॉल्ड. और जो यहाँ पे करेक्ट वर्ड है सेल्फ डिटर्मिनेशन का, वो है ऑटोनॉमी. नेक्स्ट, which of the below is a mortality indicator? First is disability rate, crude death rate, incidence rate, prevalence rate. तो correct answer is obviously crude death rate. तो क्रूड डेथ रेट क्या होता है? इट्स द नंबर ऑफ डेथ, कितनी डेथ हुई है एक पर्टिकुलर ईयर में पर 1000 पॉपुलेशन, जो है वो मेजर करता है क्रूड डेथ रेट ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया. और ये एक मोर्टेलिटी इंडिकेटर ही है. क्वेश्चन नंबर 11. द टर्म MRSA बैक्टीरियोलॉजी स्टैंड्स फॉर. ये तो बहुत ही फ्रीक्वेंट सुना होगा आप लोगों ने हॉस्पिटल्स में, जो माइक्रोबायोलॉजी रिपोर्ट होती है उसमें होता है, जो कि होता है मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस. और अगर किसी पेशेंट को ये MRSA हो जाता है, तो उसको हम जो है आइसोलेट करके रखते हैं, और जो भी एंटीबायोटिक्स उससे सेंसिटिव हैं, MRSA के लिए सेंसिटिव हैं, उन एंटीबायोटिक्स का पूरा कोर्स किया जाता है उसकी ट्रीटमेंट के लिए. क्वेश्चन नंबर 12. The dimension of health concerned with proper biological functioning is called. फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन, या फिर सोशल डायमेंशन. तो हमारे जो होलिस्टिक के हेल्थ कंसर्न्स होते हैं, जो डायमेंशंस ऑफ हेल्थ होते हैं, वो फिजिकल होते हैं, मेंटल होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, सोशल होते हैं, और इमोशनल भी होते हैं. तो 5 हमारे डायमेंशंस होते हैं. लेकिन यहाँ पे बात की गई है बायोलॉजिकल फंक्शनिंग की. तो बायोलॉजिकल फंक्शनिंग जो है वो रिलेटेड टू फिजिकल डायमेंशन है, कि हमारी बॉडी में हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारा जो बॉडी है वो डिजीज फ्री हो, तो वो होती है बायोलॉजिकल फंक्शनिंग. तो ये आती है फिजिकल डायमेंशन में. Question number 13. A scale that cannot be used to assess a subject for a mood disorder is.
यहाँ पे जो 4 स्केल दिए गए हैं, वेकफील्ड क्वेश्चनेयर, हैमिल्टन रेटिंग स्केल, बैक इन्वेंट्री या फिर एडिनबर्ग इन्वेंट्री, इन चारों में से जो तीन हैं, ऊपर वाले तीन हैं, वो सारे मूड डिसऑर्डर को असेस करने के लिए हैं। बट जो फोर्थ है एडिनबर्ग इन्वेंट्री, इसमें हम एक्टिविटी करवा के देखते हैं राइट एंड लेफ्ट हैंड की फॉर एन इंडिविजुअल, और हम डोमिनेंस देखते हैं इसमें जो पर्सन के राइट या लेफ्ट हैंड का। तो दिस इज नॉट मूड डिसऑर्डर स्केल। जबकि जो वेकफील्ड क्वेश्चनेयर है, उसमें एक इंडिविजुअल को क्वेश्चंस दिए जाते हैं और असेस किया जाता है उसका मूड एंड पर्टिकुलरली सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। हैमिल्टन रेटिंग स्केल में भी रेटिंग दी जाती है पर्सन के मूड को, और इसमें भी सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन को रेट किया जाता है। एंड यहाँ पे 21 आइटम्स होते हैं टू इंक्वायर, और स्कोरिंग दी जाती है जो इंडिविजुअल होता है उसको। बैक इन्वेंट्री भी सिमिलर काइंड का ही टेस्ट होता है, उसमें भी पेशेंट के मूड को असेस किया जाता है, स्पेशली डिप्रेशन, एंजाइटी एटसेट्रा। तो ये तीनों टेस्ट ही रिलेटेड टू मूड हैं, जबकि एडिनबर्ग इन्वेंट्री इज अ डिफरेंट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 14, फाइन डाउनी हेयर normally found abundantly in premature babies is called। जो बेबीज होते हैं उनकी बॉडी में जो हेयर होते हैं बहुत ही सॉफ्ट हेयर होते हैं, और उनको क्या बोलते हैं, तो उनका नाम होता है लैनुगो। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो है कैपुट, नेवी, लैनुगो या फिर वर्नेक्स। Question number 15. Which of the below does not help in controlling hazards in a school setting? Options हैं: food supply to the student should be safe, the school should be built near the source of noise, the school should be well ventilated, the health education should be included in the curriculum। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, द स्कूल शुड बी बिल्ट नियर द सोर्स ऑफ नॉइज। तो ये यहाँ पे हेल्प इज नॉट does not help in controlling hazard in the school settings. Question number 16. The pacemaker of heart is, options हैं SA node, AV node, bundle of his and Purkinje fibers, and the correct answer obviously is SA node, sino-arterial node। ये कहाँ पर लोकेटेड होती है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और यहीं से ही हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी के लिए वो जनरेट होते हैं, जो कि अपर हार्ट यानी एट्रिया में पहले होते हैं और फिर वेंट्रिकल्स की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ऑल द फॉलोइंग आर लॉन्ग बोन्स एक्सेप्ट, ये सारी ही लॉन्ग बोन्स हैं एक्सेप्ट वन बोन, दैट इज डी, स्कैपुला। फीमर इज अ लॉन्ग बोन, ह्यूमरस इज अ लॉन्ग बोन, टीबिया इज अ लॉन्ग बोन एक्सेप्ट स्कैपुला। Question number 18, the endocrine gland present in the base of the brain, यहाँ पे मैंने इमेज भी ली है, उसमें मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड को दिखाया है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। ऑप्शंस हमारे दिए गए हैं थायराइड ग्लैंड, पैंक्रियाज, पिट्यूटरी या फिर पैराथायराइड। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होते हैं। ये भी क्वेश्चन एक नर्सिंग एग्जाम में आ चुका है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसके लिए। Question number 19, the plasma protein that maintains oncotic pressure of brain। oncotic pressure जो है वो कैसे मेंटेन होता है बॉडी में, वो एक प्रोटीन के थ्रू से मेंटेन होता है, जिसका जो ऑप्शंस में दिया गया है, ऑप्शंस है ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजन, एल्बुमिन या फिर प्रोथ्रोम्बिन। हमारी बॉडी में जो ऑन्कोटिक जो ऑस्मोसिस के जो फिनोमिना होता है, उसी से सेल के अंदर और सेल के बाहर वाटर और डिफरेंट आयंस का जो है वो एक्सचेंज होता रहता है। और ये कौन सा प्रोटीन है, जो प्लाज्मा प्रोटीन है जो मेंटेन करता है, वो है एल्बुमिन। एल्बुमिन यहाँ पे ऑप्शन सी है जो कि करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, बाइल इज सिंथेसाइज्ड इन, ऑप्शंस हैं लिवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक या फिर पैंक्रियास। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो लिवर है। लिवर में बाइल सिंथेसिस होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, एंड देन इट गोज टू डाइजेस्टिव ट्रैक।
Then question number 21. Which of the following is a bleeding disorder? Option A, anemia, B, leukemia, C, hemophilia and D is leukopenia. तो यहाँ पे एनीमिया जो है वो जो है हमारा हीमोग्लोबिन अगर कम होने लगता है नॉर्मल से तो उसको एनीमिया बोलते हैं। ल्यूकेमिया होता है जब डब्ल्यूबीसीज जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं जरूरत से ज्यादा और नॉर्मल वैल्यूज से ज्यादा, उसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। हीमोफीलिया होता है वो एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारा ब्लड जो है क्लॉट नहीं कर पाता है प्रॉपरली ड्यू टू लैक ऑफ क्लोटिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द ब्लड। तो जो डी है वो है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया का जो है अपोजिट होता है ल्यूकेमिया से। ल्यूकेमिया में डब्ल्यूबीसीज इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, ल्यूकेमिया में जरूरत से ज्यादा डिक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर ऑब्वियसली है इज हीमोफीलिया। Question number 21. A pregnant woman visits a hospital with hemoglobin levels less than 8 milligrams per deciliter just 7 days before delivery. The ideal treatment is, अगर एक विमेन 7 दिन पहले, जस्ट डिलीवरी से 7 दिन पहले हीमोग्लोबिन लेवल्स 8 या उससे कम लेकर आती है तो उसका ट्रीटमेंट इमीडिएटली क्या होगा? सबसे पहला ऑप्शन है ओरल आयरन टैबलेट्स, injectable iron formulations, deworming the mother, giving blood transfusion। तो जो यहाँ इमीडिएटली इफेक्ट करने वाला है मदर के हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करने के लिए वो हमारा होगा गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू द मदर, क्योंकि डी वॉर्मिंग इमीडिएटली हेल्प नहीं करेगा, हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कारण क्या है लेस हीमोग्लोबिन होने का। देन आयरन फॉर्मुलेशन देने से भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि हमें आफ्टर 7 डेज ही विमेन की डिलीवरी होगी और उसमें काफी ब्लड लॉस की आशंका होती है, तो इसीलिए जो मदर होती है उसको इमिडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 22। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन इंसुलिन थेरेपी, जब इंसुलिन देते हैं पेशेंट को ओरल या फिर इंजेक्टेबल तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं? सबसे पहला हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरनेट्रीमिया या फिर हाइपरकैलीमिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि जो इंसुलिन थेरेपी होती है उससे हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाता है और एक मेंटेन करने के लिए हमें प्रॉपरली डाइट सप्लीमेंट प्रॉपरली डाइटिंग जो हमारा डाइट होती है वो प्रॉपर लेने की जरूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू डाइटिशियन। और हमें छोटे छोटे मील्स फ्रीक्वेंट खाने होते हैं ताकि हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रहे और ड्यू टू इंसुलिन थेरेपी वो कम ना हो जाए। तो अगर कम होता है तो उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। क्वेश्चन नंबर 23। कोल्ड शॉक इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जो कोल्ड शॉक जब बॉडी एकदम ठंडी हो जाती है और पेशेंट शॉक की कंडीशन में चला जाता है उसको बोलते हैं कोल्ड शॉक। तो ऑप्शंस दिए गए हैं हाइपोवॉलेमिक शॉक, वेसोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। यहाँ पे फर्स्ट जो हाइपोवॉलेमिक शॉक है ये होता है जब हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है या फिर जो होता है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट जिसको बोलते हैं, तो वो हो जाता है। तो और ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है जब हमारा बीपी एकदम से फॉल डाउन हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपोवॉलेमिक शॉक। वेसोजेनिक शॉक होता है जब हमारी बॉडी में वेसो डायलेशन हो जाता है और सारे टिश्यूज को बॉडी में प्रॉपरली ब्लड नहीं मिल पाता है, स्पेशली ब्रेन टिश्यूज, तो उसको बोलते हैं वेसोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक होता है जब ड्यू टू हार्ट अटैक या जो हमारा हार्ट होता है वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है और बॉडी में ब्लड नहीं पहुंच पाता है प्रॉपरली, तो उसको बोलते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। एंड द लास्ट इज ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में हमारा जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्शन इन द मेजर ब्लड वेसल्स। तो डीबीटी के कारण भी हो सकता है जब पल्मोनरी जो सिस्टम होता है उसमें थ्रोम्बोसिस हो जाता है, तो वो भी एक कारण है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का।
तो ये सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। कोल्ड शॉक यहाँ पे रिलेटेड है हाइपोवॉलेमिक शॉक से, तो करेक्ट आंसर है हाइपोवॉलेमिक शॉक। क्वेश्चन नंबर 24, इफ द पल्स रेट इज मोर देन 100 पर मिनट द कंडीशन इज कॉल्ड। जब पल्स रेट नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? नॉर्मल हमारा जो पल्स रेट होता है वो 72 बीट्स पर मिनट होता है, लेकिन जो नॉर्मल एक रेंज होती है जो पल्स रेट की, वो है 60 टू 100 बीट्स पर मिनट एडल्ट में। तो अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो 72 से ज्यादा हो जाता है, मतलब 100 तक हम काउंट कर लेते हैं नॉर्मल, बट 100 से ज्यादा अगर बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं टैकीकार्डिया। अमंग द फॉलोइंग दिस इज द ओनली डिजीज दैट हैज बीन इरेडिकेटेड। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो कॉलेरा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स या फिर पोलियो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो स्मॉल पॉक्स है। क्वेश्चन नंबर 26, ट्यूबरकुलोसिस इज प्रीडोमिनेंटली स्प्रेड बाय फर्स्ट वेक्टर, सेकंड ड्रॉपलेट, थर्ड फॉर्माइट्स एंड फूड। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो डेफिनेटली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। ट्यूबरकुलोसिस जो है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, एनाफाइलैक्सिस टू ड्रग इज ट्रीटेड बाय ऑक्सीजन थेरेपी, नेबुलाइजेशन, एड्रेनलिन इंजेक्शन या फिर इंट्रावेनस थेरेपी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है इंजेक्शन एड्रेनलिन। इंजेक्शन एड्रेनलिन इज एन इमरजेंसी ड्रग। जब भी कोई हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन होता है, एनाफाइलैक्सिस होता है, तो हम एड्रेनलिन देते हैं ताकि जो बॉडी में वैसोकंस्ट्रिक्शन कॉज होती है जिससे, और उससे जो हमारा ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज होता है और सारी बॉडी में प्रॉपरली पहुंच पाता है। तो दिस इज एन emergency drug. Question number 28, oral vaccine is used to prevent tuberculosis, mumps, measles या फिर पोलियो। तो यहाँ मेनली सबको पता ही होगा कि जो पोलियो है वो ओरल पोलियो वैक्सीन से जो हम प्रिवेंट करते हैं। आजकल जो है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी आ चुकी हैं, बट यहाँ पे जो जो ओरल वैक्सीन है वो पोलियो की वैक्सीन है। क्वेश्चन नंबर 29, हॉस्पिटल ड्रेसिंग आर बेस्ट डिस्पोज्ड बाय। कैसे डिस्पोज करेंगे एक हॉस्पिटल ड्रेसिंग को? सबसे पहला है बर्निंग, देन बॉइलिंग, डंपिंग और बरिंग। तो करेक्ट आंसर हमारा है बर्निंग। क्वेश्चन नंबर 30, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय फर्स्ट वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट या फिर मॉस्किटो। तो चिकन पॉक्स जो है वायरस से फैलता है, जो कॉजिंग एजेंट होता है वो वायरस होता है। और नाम क्या है उस वायरस का? तो वो होता है वेरिसिला जोस्टर वायरस। चिकन पॉक्स जो कोज करता है वो है वेरिसिला जोस्टर वायरस। क्वेश्चन नंबर 31, डीपीटी वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ऑल एक्सेप्ट। डीपीटी क्या होता है? डिप्थेरिया, पर्टोसिस एंड टेटनस। तो यहाँ पे जो है वो डिप्थेरिया दिया हुआ है, पोलियो दिया हुआ है, टेटनस दिया हुआ है, पर्टोसिस दिया हुआ है। तो यहाँ पे पोलियो जो है इनकरेक्ट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 31 का वो है पोलियो। द ड्रग यूज टू ट्रीट टीबी। टीबी में इनमें से कौन सा ड्रग है जो टीबी की ट्रीटमेंट में यूज होता है? कौन सा जो एंटीबायोटिक है? तो फर्स्ट एमोक्सिसिलिन दिया हुआ है, क्लोरामफेनिकोल दिया हुआ है, देन रिफाम्पिसिन दिया है और सिप्लोफ्लॉक्सासिन दिया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रिफाम्पिसिन। जो पोलियो की जो टीबी की ट्रीटमेंट में 5 ड्रग्स यूज होते हैं, उन 5 ड्रग्स के नाम मैं बता देती हूँ। फर्स्ट इज रिफाम्पिसिन, सेकंड आइसोनियाजिड, थर्ड इज पायरेजिनामाइड, फोर्थ इज इथाम्ब्यूटोल एंड फिफ्थ इज स्ट्रिप्टोमाइसिन। तो ये 5 ड्रग्स हैं जो टीबी की ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ओआरएस सॉल्यूशन मेनली कंटेन्स। ओआरएस में क्या होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, सोडियम फ्रक्टोज, सोडियम ग्लूकोज, कैल्शियम ग्लूकोज या फिर कैल्शियम फ्रक्टोज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है सोडियम एंड ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 34, डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज ऑफ विच स्पीशीज। तो यहाँ पे एडीज, एनाफ्लीज, क्यूलिक्स या मैंसोनिया का दिया हुआ है, एंड द करेक्ट आंसर इज एडीज मॉस्किटो। क्वेश्चन नंबर 35, हैंसन्स डिजीज इज द अदर नेम फॉर मलेरिया, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस या फिर लेप्रोसी।
तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, लेप्रोसी। और जो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है लेप्रोसी के लिए वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है? तो करेक्ट आंसर उसका है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्वेश्चन नंबर 36. Question number 36. Pap smear is used to diagnose. First is cervical cancer, second breast cancer, third ovarian cancer, fourth is uterine cancer. And the correct answer here is cervical cancer. Question number 37. The National Family Welfare Program in India was launched in कौन से साल में लॉन्च हुआ था? And the correct answer here is 1952. Question number 38. Neonatal period कौन सा होता है? Up to 1 year of age, 1 to 4 years of age, first 28 days of life या फिर 28th day to 1 year. तो first 28 days of life को neonatal period बोलते हैं, एंड जो 28th डे से 1 year तक होता है उसको हम इन्फेंसी बोलते हैं, और जो यहाँ पे अप टू 1 year फर्स्ट ऑप्शन दिखाया गया उसको भी हम इन्फेंसी ही बोलेंगे। जो 1 to 2 years होता है उसको टोडलर बोलते हैं, और 3 to 4 years होते हैं प्री स्कूलर एज के। तो ये हमारी जो बेबी की न्यूनेटल से लेके प्री स्कूलर तक एजेस होती हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 39. द एवरेज एनर्जी वैल्यू ऑफ ह्यूमन मिल्क इज। जो ह्यूमन मिल्क होता है उसकी जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो यहाँ पे पूछे गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज 50 किलो कैल्स पर 100 ml. Second is 70 kilocalories per 100 ml. Third is 100 kilocalorie per 100 ml. या फिर 150 kilocalories per 100 ml. यहाँ पे जो आंसर है हमारा वो है 70 kilocalories per 100 ml. Question number 40. The main inspiratory muscle in human body is. ह्यूमन बॉडी में इंस्पिरेटरी मसल्स कौन सी होती हैं? फर्स्ट जो है हमारा वो है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। डेफिनेटली इंटरकोस्टल मसल होती हैं इंस्पिरेटरी मसल, बट यहाँ पे मेन इंस्पिरेटरी पूछा गया है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो है बी, डायफ्राम। जो डायफ्राम होता है वो मेन इंस्पिरेटरी मसल होता है ह्यूमन बॉडी में। Question number 41. Betot spots in the conjunctiva is the sign of deficiency of which vitamin? तो कौन सी विटामिन का साइन होता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं D, B12, B6 या फिर A, और जो करेक्ट आंसर है वो है विटामिन A, जो ऑप्शन डी है। स्टूडेंट्स मैंने काफी अच्छी वीडियो बनाई हुई है, एक जो टोटल विटामिन को कवर कर रही है हमारी बॉडी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट विटामिन हैं। तो अगर आपको भी वो वीडियो देखनी है और विटामिन्स के लिए ज्यादा नॉलेज लेनी है तो आप प्लीज जाके देखिए उसको, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन डी, बीटोट। जो विटामिन ए है वो बीटोट स्पोर्ट डेफिशिएंसी जो है वो विटामिन ए से होती है। Question number 42. Pasteurization is the procedure used to purify water, vaccines, meat या milk. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है मिल्क। पास्चराइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें जो लिक्विड्स होते हैं उसको हाई हीट पे रखा जाता है और फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिससे कि उसके जो अननेसेसरी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाएं। तो जो टेम्परेचर है वो 72 डिग्री या 162 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रखा जाता है 15 सेकेंड्स के लिए, ताकि जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 43. इनहेलेशन ऑफ कॉटन फाइबर्स डस्ट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कॉजेज विच डिजीज? तो यहाँ पे जो ऑक्यूपेशनल डिजीज है जो कॉटन फाइबर के इनहेलेशन से होती है उसके ऑप्शंस दिए गए हैं। सिलिकोसिस, एंथ्रेकोसिस, बेसिनोसिस या फिर बैगोसोसिस। जो सिलिकोसिस है वो सिलिकॉन के डस्ट या क्रिस्टल्स को इनहेलेशन से होती है, तो ये कॉटन फाइबर की नहीं है। एंथ्रेकोसिस जो है कोल्ड डस्ट को इनहेलेशन के कारण से होती है। बेसिनोसिस जो है वो कॉटन के डस्ट को और फाइबर्स को इनहेलेशन से होती है, और इसमें अस्थमा जैसे सिम्टम्स क्रिएट हो जाते हैं जो पर्सन होता है उसकी बॉडी में। तो दिस इज द ओनली वन डिजीज हेयर विच इज कॉज ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ कॉटन फाइबर्स। जो बैगोसोसिस होती है वो जो हमारा फंजाई होती है
फंगस, उसके इनहेलेशन से होती है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सारी ऑक्यूपेशनल रिलेटेड डिजीजेस हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। इनमें से कोई भी एक डिजीज के बारे में पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 44, यूनिवर्सल डोनर बिलोंग्स टू विच ब्लड ग्रुप? तो हमने बहुत ही फ्रिक्वेंट सुनते हैं कि जो ओ ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव या फिर ए बी नेगेटिव। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो है ओ नेगेटिव। वो एक यूनिवर्सल डोनर होता है, और जो ओ पॉजिटिव होता है वो यहाँ पे जो RH फैक्टर पॉजिटिव के कारण हम स्पेसिफिक डोनेशन ही कर पाते हैं, लेकिन जो ओ नेगेटिव है वो किसी भी ब्लड ग्रुप को एलिजिबल होता है देने के लिए। Next, question number 45. Hypothyroidism in children causes acromegaly, dwarfism, cretinism या फिर rickets? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्रिटिनिज्म है। क्रिटिनिज्म जो होती है प्रॉब्लम वो हाइपोथायरॉयडिज्म से होती है, और इसमें जो फीटस होता है या जो न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है वो मेंटली रिटार्डेड और स्टंटेड ग्रोथ से वो ग्रसित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 46, द नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन ए 28-year-old एडल्ट इज? मतलब एडल्ट में कितना ब्लड प्रेशर है सिस्टोलिक जो हम नॉर्मल काउंट करते हैं? वो ऑब्वियसली यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और जो डायस्टोलिक होता है वो 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। क्वेश्चन नंबर 47, प्लेटलेट्स काउंट इज डिक्रीज्ड मार्कडली इन? ऑप्शंस है थायराइड, टाइफॉइड फीवर, मलेरियल फीवर, रोमेटिक फीवर या फिर डेंगू फीवर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है डेंगू फीवर। क्वेश्चन नंबर 48, एन एडल्ट इज डिक्लेयर्ड टू बी ओबीस इफ द बीएमआई इज मोर देन? जो करेक्ट आंसर है वो है 30। जो 30 और उससे अबव बीएमआई वाले लोग होते हैं उनको ओबीस कैटेगरी में काउंट किया जाता है। जो नॉर्मल बीएमआई रेंज होती है वो 18.5 से 24.9 की होती है। Question number 49. The commonest cause of night blindness in India is विटामिन ए डेफिशिएंसी, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा या रिफ्रैक्टिव एरर? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है कैटरैक्ट। इंडिया में जो नाइट ब्लाइंडनेस का कॉमन कारण है वो कैटरैक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 50. इंक्रीज इन द नंबर ऑफ न्यू सेल्स इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफी, एट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया या फिर मेटाप्लेसिया? और करेक्ट आंसर यहाँ है हाइपरप्लेसिया। हाइपरट्रॉफी होता है एक ऑर्गन के मास में इंक्रीज होना, उसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। एट्रॉफी होता है मसल्स को लूज करना, यानी समटाइम्स कुछ बीमारी के कारण हम, जैसे पैरालिसिस होता है तो हम एक पार्ट के बॉडी पार्ट के मसल्स को लूज कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं एट्रॉफी। देन हाइपरप्लेसिया जो होता है न्यू सेल्स का डेवलपमेंट होता है, और जो मेटाप्लेसिया होता है वो होता है किसी टिश्यू की स्ट्रक्चर में चेंज हो जाना, उसके सेल्स के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है डेवलपमेंट ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ न्यू सेल्स, तो वो हाइपरप्लेसिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक मेरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको जो प्रीवियसली जो ईएसआई में क्वेश्चन आ चुके हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो कीप ट्यून्ड ऑन माय चैनल, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि आपको रेगुलरली वीडियोस मिलती रहें। और प्लीज हिट द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपको जल्दी पता चल सके और आप जल्दी से देख सकें। तो कीप रिव्यूइंग, कीप स्टडिंग, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जाम्स। बाय बाय।